अस्सलाम वालेकुम। कल जैसा कि हमने अपने टॉपिक को कवर किया था स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स को, आज हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसका नाम है हुक्स लॉ। तो भाई ये हुक्स लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर साल तकरीबन ये आपका पेपर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है हुक्स लॉ के अंदर, सबसे पहले हुक्स लॉ के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या करा है, एक डायग्राम को ड्रॉ किया है। अगर डायग्राम को आप देखें तो ये दो डायग्राम मैंने क्या करी था, ड्रॉ करी है, ठीक है। इधर दो डायग्राम ड्रॉ करने का मकसद ये कि ये अगर आप देखो तो ये क्या है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये भी मेरे पास क्या है सर, स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अगर मैं आपसे इस स्प्रिंग की बात करूँ, तो ये स्प्रिंग क्या है, इसके ऊपर मैंने कितनी फोर्स लगाई हुई है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई हुई है ज़ीरो। इसके ऊपर मैंने कितनी फोर्स लगाई हुई है, ज़ीरो फोर्स लगाई हुई है। सर फोर्स का मतलब क्या है, ये देखें, ये आपका हुक है, हुक को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या होगा, फोर्स है। विद द हेल्प ऑफ फोर्स अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे इस हुक को, तो क्या होगा सर, इसकी ये जो हमारे पास ये जो इसकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। खैर अभी मैंने आपको क्या कहा, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने कुछ भी नहीं करा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाई, तो वो स्प्रिंग सादा सा है। तो मैंने इधर आपको क्या करा, ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी जो लेंथ होगी ना हमारे पास, इसकी स्प्रिंग की जो लेंथ होगी, उसको मैं डिनोट करता हूँ किससे, एक्स से। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स से, ठीक है। और एक्स इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है मेरे पास, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। क्योंकि एक्स मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है इधर, और ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब मैं इसी स्प्रिंग के हुक को इधर क्या करता हूँ, होल्ड करता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद इधर आके उसको, अभी फिलहाल मैं इसको होल्ड करता हूँ। तो होल्ड दूसरी डायग्राम में मैंने आपको क्या करा भाई, इसको मैंने इधर स्ट्रेच करके आपको दिखाया हुआ है कि मैंने इधर क्या करा, इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करने की बात की कंडीशन में अगर हम देखें, तो स्ट्रेच करने की बात की कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूँ कि इधर कुछ ना कुछ क्या लगाइए सर आपने, इधर कुछ ना कुछ आपने फोर्स लगाई है, ठीक है। इधर कुछ ना कुछ फोर्स आपने लगाई है। फर्स्ट कर लें आप लोग के मैंने इधर 20 न्यूटन लगाई है, क्या लगाइए, 20 न्यूटन लगाइए फोर्स, ठीक है। इधर 0 न्यूटन फोर्स थी, इधर कितनी लगा दी, 20 न्यूटन। और फोर्स की लगाने की वजह से ही ये क्या हो सका है, स्ट्रेच हो सका है। अब जब ये स्ट्रेच हुआ है तो मुझे बताओ, इसकी अगर मैं अप लेंथ की बात पूछूं, अगर मैं इसके अब लेंथ की बात पूछूं तो क्या इसकी लेंथ होगी सर, ये रहा देखो, इधर से लेके इधर तक के मेरे पास इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एक्स से। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम किससे करेंगे, रिप्रेजेंट, एक्स से क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब क्या, मतलब ये कि सर हमने एक स्प्रिंग को कंसीडर किया, और इस स्प्रिंग को, जो सादा स्प्रिंग था उसके ऊपर कोई भी फोर्स अभी अप्लाई नहीं कर रहे। जब अप्लाई नहीं कर रहे तो इसके अगर हम लेंथ की बात करें तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। और इस फिर हम इसी स्प्रिंग के होल्ड करें, और इस स्प्रिंग को क्या करें, हम फोर्स लगाएं और इसको स्ट्रेच कर दें। इसको क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें। सर स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात है उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि फोर्स को बढ़ाने से, फोर्स को इंक्रीज करने से लेंथ भी हमारे पास क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। यानी कि सर फोर्स अगर आप बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना भाई, यही है ना। इधर देखो फोर्स 0 है, इधर 20 न्यूटन है, यानी फोर्स को क्या करा है तुमने, बढ़ाया है, इधर इंक्रीज करा है। अब फोर्स को इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, एक्स इधर कम था और एक्स इधर क्या है, ज़्यादा हो गया। तो मतलब फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया, अब मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ, अगर बात सुने, अब इधर से मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही छोड़ता हूँ क्या होगा सर, ये वापसी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये जैसे ही वापसी अपने पोजीशन पे आएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर आपको मैं उसी का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के अंदर किस तरह हमने इलास्टिसिटी को डिस्कस किया, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन सॉलिड्स के अंदर भी हमने किस तरीके से डिस्कस किया था इलास्टिसिटी को। खैर वो तो टॉपिक बढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। खैर ये टॉपिक, इस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या करा भाई, इधर एक स्प्रिंग कंसीडर किया, और उस स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी, 0 फोर्स लग रही थी। सर उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स था, उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना था, एक्स था। मैंने क्या करा, मैंने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसको क्या करा, स्ट्रेच करा। स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट अब जो हुई वो जाहिर सी बात है इसके डिस्प्लेसमेंट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, इसको एक्स का नाम दे दो, एक काम करो, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी इसको नाम दे दो एक्स नॉट का नाम दे दो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स नॉट ज़्यादा बड़ा है एक्स से। तो मैं ये लिख सकता हूँ भाई कि एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है।
ये स्टेटमेंट कब आएगी, जब फोर्स क्या होगी, हम फोर्स को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किसी भी स्प्रिंग के अंदर। अब क्या करते हैं, इसको जो मैंने होल्ड करा हुआ था, मैं जैसे इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि मैं फोर्स को हटा दूंगा दोबारा 20 से वापसी 0 पे आऊँगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स नोट से एक्स हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इसको समझाने का मकसद भी डायग्राम को भाई यही था कि ये आपस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर आप मैं हुक्स लॉ की आपसे स्टेटमेंट की बात करूं तो हम स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट को देखिए, मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स। ठीक है, अच्छा खैर मैं भी इलास्टिक लिमिट्स आपको बिल्कुल एंड के अंदर बताऊंगा कि इलास्टिक लिमिट्स क्या होती है, बल्कि अभी बता देते हैं, चलें बात छिड़ गई है तो। इलास्टिक लिमिट्स क्या होता है भाई, ठीक है, इधर मैं आपको इलास्टिक लिमिट्स जो है ना, ये जो लिखा है ना विद इन इलास्टिक लिमिट्स, इसको मैं आपको बताता हूँ थ्रू ग्राफ। ठीक है, ये इसका ग्राफ मैं इधर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, और हम ग्राफ के थ्रू इलास्टिक लिमिट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिक लिमिट्स का मतलब क्या होता है। ये आपकी बुक के अंदर भी आपका ये ग्राफ बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपका ये ग्राफ बना हुआ है ये बुक के अंदर, और ये फोर्स और एक्सटेंशन पे बना हुआ है, यानी कि जो मेरा एक्स एक्सिस है वो एक्सटेंशन शो करेगा, और जो मेरे पास ये है वाई एक्सिस है वो कौन सा है, फोर्स है। ठीक है, अच्छा एक्सटेंशन क्या कहलाता है भाई, जितना चेंज अकर हो रहा है उससे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। मतलब ये देखो, इधर से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के क्या हुआ सर, ये इसकी इंक्रीज हुआ है, इसके लेंथ में क्या हुआ, इंक्रीज, तो इसी इंक्रीज को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने फोर्स और एक्सटेंशन का क्या करा, मैंने ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, जैसे ही मैंने वैल्यूज़ को निकाली और ग्राफ प्लॉट करने लगा तो मेरे पास ग्राफ किस तरह बन रहा था भाई, ग्राफ बन रहा था मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनते बनते एकदम से कर्व हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनते बनते क्या हुआ, मेरा ग्राफ एकदम से कर्व हो गया। तो भाई इलास्टिक लिमिट्स का क्या मतलब है, यानी एक ऐसी लिमिट जहाँ पे वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करे, ऐसी लिमिट को मैं नाम दूंगा इलास्टिक लिमिट्स का। मतलब सर, मतलब ये कि देखो इधर तक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। जैसे ही ग्राफ कर्व हुआ, इस पॉइंट पे आके ये कर्व हुआ, तो कर्व होने का मतलब क्या है कि भाई इधर से हुक्स लॉ, इधर से आगे हुक्स लॉ को ये ग्राफ ऑबे नहीं कर रहा, तो मतलब क्या लिख देंगे कि भाई इधर इस पॉइंट के ऊपर ये स्टॉप कर रहा है टू ऑबे हुक्स लॉ। ठीक है, स्टॉप टू ऑबे हुक्स लॉ जो है ये इस में आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक बात बोलूँ, इस ग्राफ को तो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया भाई, एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पे रखो, फोर्स को वाई एक्सिस पे रखो, इन दोनों का ग्राफ को आप बनाएं तो ग्राफ किस तरह बनेगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन जारी होगी, जहाँ तक के स्ट्रेट लाइन जाएगी मतलब वहाँ तक के हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। जैसे ही ग्राफ कर्व होगा तो उस पॉइंट के ऊपर क्या बोलेंगे हम कि हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, ये ऑबे नहीं कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ ना भाई, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, फर्स्ट करो ये स्प्रिंग था ना, स्प्रिंग को मैंने कितना स्ट्रेच करा, फोर्स लगा के 20 न्यूटन। फर्स्ट करो इधर मैं लगाता हूँ 2000 न्यूटन फोर्स लगा देता हूँ, या 200 लगा देता हूँ फोर्स, तो क्या होगा सर, ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा, जब ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा तो किसी टाइम पे एक ऐसा टाइम आएगा कि ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब भाई ये स्प्रिंग ही ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये हुक्स लॉ को कहाँ से ऑबे करेगा, फॉलो करेगा। तो भाई ये जो कर्व का ये जो पॉइंट है ना, कर्व का मतलब ही यही है कि भाई काम हो गया, क्या तमाम काम क्या हो गया, तमाम हो गया। ठीक है, तो खैर मैंने आपको बताया ये हुक्स ये मेरी क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है भाई, इधर तक के, इस पॉइंट तक के किसी भी बॉडी की। ठीक है, और अगर अब हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट्स, तो इस इलास्टिक लिमिट मैंने आपको बता दिया कि भाई हम फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएंगे, और उसका वो पॉइंट जहाँ पे कर्व स्टार्ट होगा उस पॉइंट तक के सिर्फ इलास्टिसिटी एप्लीकेबल होती है, यानी कि उसकी इलास्टिक लिमिट इतनी है। ठीक है भाई, इससे आगे इलास्टिक लिमिट उसकी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो ब्रेक हो जाएगा। जब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास स्प्रिंग टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, विद इन इलास्टिक लिमिट्स, के इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, इलास्टिक लिमिट में यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक के रहते हुए, द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, की जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग के अंदर, मतलब एक्स और एक्स नॉट जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स है। मतलब सर फोर्स को कुछ ना रखें तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, फोर्स को इंक्रीज कर दें तो एक्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और एक्स नॉट पे आ जाएगा। मतलब फोर्स को इंक्रीज करें, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगी, फोर्स को डिक्रीज करें, एक्स भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, मेरे पास डायरेक्टली रिलेशन है, तो ये आप खुद भी लिख सकते हो भाई बहुत ईजी है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स द फोर्स या द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, कि जो हम फोर्स लगाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का।
तो ये डायग्राम आप लोग बनाइएगा पेपर के अंदर। सबसे पहले तो आपने हुक्स लॉ की हेडिंग डालेंगे, देन स्टेटमेंट की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद ये आप अपना स्टेटमेंट लिख देंगे। देन फाइनली मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, इफ़ एफ इज़ द अप्लाइड फोर्स, कि अगर एफ अप्लाइड फोर्स है जो हम फोर्स लगाएंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे, एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, और एक्स को क्या हम कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो भाई उसके हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। सर ये स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या आ गया, तो भाई अभी बताते हैं, फर्स्ट करो अभी फिलहाल रुको। देखो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के। सर स्ट्रेस क्या होता है, ये तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों के, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स के। तो भाई इधर स्ट्रेस को एफ क्यों बोला हुआ है, फोर्स क्यों बोला हुआ है, और स्ट्रेन को एक्स क्यों बोला हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इधर मैंने लिखी हुई छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है पेपर में, अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, बहुत छोटी सी है। स्ट्रेस क्या है मेरे पास, एक ऐसी फोर्स जो बॉडी के ऊपर क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो पर यूनिट एरिया पे, मगर कौन से एरिया के ऊपर, पर यूनिट एरिया के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट करे, ऐसी फोर्स का मैं नाम देता हूँ स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फर्स्ट करो, इधर मैंने क्या करा, फोर्स जैसे मैंने लगाना शुरू करी तो पर यूनिट एरिया के ऊपर, फर्स्ट करो पर यूनिट एरिया इतना, इधर से लेकर इधर तक, तो इतने एरिया के ऊपर, पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स को मैं क्या नाम दूंगा, स्ट्रेस का। सिंपल बात है भाई कि पर यूनिट एरिया के ऊपर कि जितनी भी फोर्स आगे उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है, अब बात सुनो। स्ट्रेस मतलब ऐसी फोर्स लगाना पर यूनिट एरिया के अंदर, क्या पर यूनिट एरिया के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो सर कुछ ना कुछ क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। चेंजिंग इसमें आएगी, डिस्प्लेसमेंट में आएगी। तो जो हमारे पास जो चेंज अकर हो रहा है, जो चेंज बन रहा है फोर्स की वजह से, यानी स्ट्रेस की वजह से, ऐसे चेंज को हम नाम देंगे स्ट्रेन का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि द चेंजिंग अकर्स ड्यू टू स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस दोबारा समझ लो, स्ट्रेस क्या होता है भाई, एक ऐसी फोर्स जो पर यूनिट एरिया के ऊपर, जो पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई करी जाए, ऐसी फोर्स का हम नाम देते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन वो चेंज जो स्ट्रेस की वजह से अकर हो, बने, ऐसे चेंज को मैं नाम देता हूँ स्ट्रेन का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। पेपर अगर आप लोगों का थोड़ा मुश्किल बनाना हो तो ये आप लोगों की डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, ठीक है। खैर मुश्किल तो नहीं है, इजी है, बस पता होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि जितनी तुम फोर्स लगाओगे उतना क्या होगा, चेंज अकर होते रहेगा, सही। अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मतलब जितनी तुम फोर्स लगाओगे पर यूनिट एरिया के अंदर, उतना क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, जो कि स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या लिखा मैंने, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं सही करके लिख देता हूँ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनो, अब होता क्या है, जैसे ही मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूँगा ना, और स्ट्रेच करने के बाद क्या करूँगा, होल्ड करने के बाद क्या करूँगा, छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, वापसी रिवर्स अपनी डायरेक्शन में, यानी अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये मूव करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मेरे पास बैकवर्ड होगी, यानी कि रिवर्स होगी। और रिवर्स को मैं किससे शो करता हूँ, साइन से, नेगेटिव। किससे शो करता हूँ भाई, नेगेटिव। तो इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेगेटिव मैंने क्यों इस्तेमाल किया। नेगेटिव क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग को फोर्स लगाने के बाद छोड़ें, इधर से मैं छोड़ दूँ उसको, तो क्या होगा सर, वापसी इधर आ जाएगा, यानी इस स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट में आया मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डेट्स वाई मैं इधर क्या करता हूँ, मैं माइनस लगाता हूँ, क्योंकि देखो फोर्स है, फोर्स मैंने किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई। फोर्स मैंने किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में लगाई। अब जैसे ही मैंने फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगाई, ये आपसे इस वाले डायग्राम की डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और होल्ड कर रहा, और जैसे ही मैंने इसको क्या करा, ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो क्या हुआ, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अकर हुई किस डायरेक्शन के अंदर, फोर्स के। अगर हम फोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो फोर्स के डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के क्या इधर अपोजिट है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रही है। तो डेट्स वाई हम इधर x को क्या लिखते हैं, माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो इधर हम लिखते हैं माइनस एक्स लिखते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करेंगे तो f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाने के बाद क्या लगता है, इज इक्वल टू और कांस्टेंट। तो इज इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा एंड देन माइनस एक्स लगेगा। इधर जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल k होगा, ठीक है। और ये माइनस जो है मैं पहले लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये x इधर रहा, कांस्टेंट हमें क्या यूज़ करा है, k यूज़ करा, और माइनस को मैं पहले लेकर आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। न्यूमेरिकल में आपके पूछा जा सकता है भाई, ठीक। अच्छा ये हमारे पास k क्या होता है, तो k इधर लिख लेना आप लोग, क्या, वेयर k इज
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की ना। तो ये मेरे पास के क्या हो जाएगा, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हुक्स लॉ का एक अच्छा सा टॉपिक जो हर साल तकरीबन पूछा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हमने आज डिस्कस पूरा कर लिया। मैं शॉर्ट व्यू दे देता हूँ आप लोगों को ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग उससे भी समझ सकते हो। मैंने आपको ग्राफ के जरिए भी समझाया, डायग्राम के जरिए भी समझाया, डायरेक्शन भी बता दी भाई, सभी बता दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको शॉर्ट व्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग जो चीज़ समझ नहीं आई है वो रिकॉल हो जाए। शॉर्ट व्यू का मतलब ये होता है कि आप लोग जो चीज़ें होती हैं ना आपकी क्या हो जाती हैं, रिकॉल हो जाती हैं और अच्छे से आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। देखो भाई हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ के अंदर क्या होता है कि हम इलास्टिक लिमिट्स में रहते हुए, यानी कुछ लिमिट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट्स। उस हदूद में रहते हुए अगर हम फोर्स को अप्लाई करें किसी भी स्प्रिंग के अंदर, किसी भी स्प्रिंग के अंदर अगर हम फोर्स को अप्लाई करें, फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। फोर्स लगाने से क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट किया विद इन इलास्टिक लिमिट में रहते हुए भाई द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा कि अगर एफ इज अप्लाइड फोर्स है और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो क्या होगा मेरे पास, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ के। स्ट्रेस मैंने आपको बताया, स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स होती है जो पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई करे, पर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई करे, ऐसी फोर्स को मैं नाम देता हूँ स्ट्रेस का। और स्ट्रेन क्या होता है सर, जो आपने फोर्स लगाई है ना उसकी वजह से कोई ना कोई चेंज आया होगा, उसी चेंज को मैं नाम देता हूँ स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स हो गई, स्ट्रेन क्या हो गया, जो चेंज आया था, चेंज किसका आया था, डायग्राम में देख के बताएं, चेंज किसका आया था, सिर्फ एक्स का आया था डिस्प्लेसमेंट का। और इसकी अगर मैं आपसे डायरेक्शन की बात करूँ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई आपने, इस डायरेक्शन में, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो फोर्स के नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी उल्टा हुआ है फोर्स से। तो मैं इसीलिए इधर एक्स को क्या से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस से, प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, एंड कांस्टेंट इधर क्या आएगा, यूज होता है के यूज होता है, जहाँ हम के को क्या बोलते हैं, के को हम कहते हैं वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इधर मैंने आपको फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ भी बना के दिखाया कि अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट जाएगा, जहाँ तक स्ट्रेट जाएगा मतलब वहाँ तक हुक्स लॉ को, हुक्स लॉ उसको क्या है, एप्लीकेबल है। और जैसे ही वो कर्व होगा तो कर्व का मतलब क्या है सर, इधर हमने इसने स्टॉप कर दिया हुक्स लॉ को ऑबे करना है। ठीक है, और बाकी मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, कि ऐसी फोर्स जो बॉडी के ऊपर पर यूनिट एरिया के ऊपर एक्ट करे, ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। और स्ट्रेन क्या होता है, वो चेंज जो स्ट्रेस की वजह से अगर हो, ऐसे चेंज को हम नाम देते हैं किसका, हम उसका नाम देते हैं स्ट्रेन का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ताला प्रेशर होगा एंड देन उसकी एप्लीकेशंस होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारी लास्ट वीडियो होगी, मे बी लास्ट वीडियो, उसके बाद फिर क्योंकि लास्ट टॉपिक है ये, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक, तो अगर आप लोगों को पिछले लेक्चर आप लोगों को देखने हैं तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, वीडियोस भी मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।